जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमादुद्दीन है। स्वागत है इमादुद्दीन एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का सेकेंड नंबर चैप्टर बहुपद के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराएंगे ताकि आप हर एक चीज को कल्पना कर सके और सही तरीके से पढ़ सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का बहुपद, आज ये पहला नंबर लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पूरा पहला नंबर लेक्चर होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। आप लोग जो इस बार क्लास 10th में गए हैं, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, उस सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी दोस्त आपके जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उस सब के पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए ताकि आप विस्तार से सीखिएगा, साथ साथ आपके दोस्त भी विस्तार से सीखेंगे। बिल्कुल मैं आपके भाषा में पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी बात आपके जेहन में उतर जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। पूरा क्लास 10th का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे A to Z। 2-3 वीडियो लगेंगे लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर टॉपिक हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद क्या है। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और दोस्तों में इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो बहुपद का। देखिए बहुपद दो चीज से बनता है, एक तो बहु और प्लस हो जाता है तो बनता है पद। आप समझिए यहाँ पे जो बहुपद है, लेकिन बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हालांकि हम लोग इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा है नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो हिंदी को जानेंगे और इंग्लिश को बस एक नाम के तौर पे समझ जाएंगे। ठीक है, पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए हिंदी में जो बहु है, बहु मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा। और पद मतलब होता है एक सीट। जिस प्रकार से हमारे सरकार वैकेंसी निकालती है, पद निकालती है, सरकार बोलते हैं ना कि हम पुलिस में इतना पद निकाले हैं। ठीक है, पुलिस में हम 8,000 पद निकाले हैं, आर्मी में हम 10,000 पद निकाले हैं, उसी प्रकार रेलवे में 6,000 पद निकाले हैं। इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो वो जो पद की बात कर रहा है वही पद यहाँ पे है। ठीक है, कैसे हम लोग समझते हैं एकदम प्रैक्टिकल भाषा में। देखिए अगर कोई सरकार कहती है कि हम पुलिस में 10,000 वैकेंसी निकाले हैं, ठीक है, तो 10,000 पद निकाला है, तो मान लीजिए कि वो 10K वैकेंसी निकाला। ठीक है, उसी प्रकार समझिए कि कोई और डिपार्टमेंट में, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कि 5K वो क्या निकाला, वैकेंसी निकाला। ठीक है, मान लीजिए, हम लोग मान रहे हैं किसको, समझने के लिए पद को। ठीक है, उसी प्रकार एक और मान लेते हैं कि कोई और डिपार्टमेंट में, जैसे कि रेलवे में, मान लीजिए कि उसमें 5R निकाला हो, 5R नाम के रेलवे में वैकेंसी निकाला हो। उसी प्रकार कुछ और समझ लेते हैं, जैसे कि टीचर की वैकेंसी आजकल बहुत आ रही है, तो मान लीजिए कि इसमें 50, ठीक है, इसमें 50K टीचर की वैकेंसी आ गई। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी आती है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पद होते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसी निकाला, मान लीजिए कि 5K कुछ का वैकेंसी निकाला। ठीक है, मान लीजिए कि 40,000 आर्मी के वैकेंसी निकाला। ठीक है, तो ये 40 के, मान लीजिए कि जो हमारे सेंट्रल में जो RPF होता है, ठीक है, CRPF होता है, उस सब की वैकेंसी मान लीजिए कि 50R निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऐड किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे देश में टोटल वैकेंसी कितना है, कितने बच्चे का रोजगार मिला, तो ये सब हम लोग ऐड करते हैं ना, तो इसी को ऐड करेंगे। मान लीजिए कि इधर से कुछ उठा लेते हैं, 10K को, 10K को उधर से उठा लेंगे, 5K को इधर से उठा लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें पद मिलेगी, मान लीजिए कि यहाँ पर से प्लस और कर लेंगे, 50 पद कर लेंगे। ठीक है, तो 50R हो जाएगा। तो ये जो पद हमारे पास बन रहा है, तो पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा श्रृंखला बनेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बताइए बहुपद का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है तो लिखिएगा कमेंट में, हाँ गुरुजी पूरा हमको क्लियर है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं कि जिस प्रकार से वैकेंसी आप लोग बहुत ज्यादा समझते हैं। आप सभी को एक ही चीज का उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द हमारे देश में वैकेंसी है और मैं फॉर्म भरूं, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दो चीज होते हैं। अगर हम पद की बात करते हैं तो पद में दो चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे 10 देख रहे हैं, तो 10 क्या है, एक अचर पद है। और यहाँ पर के जो देख रहे हैं, के क्या होगा, एक चर पद होगा। तो जो के चर जो होता है उसको समझिए,
चर क्या होता है बच्चों बताइए? जिसका मान बदलते रहे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई, ठीक है, जेड, उसी प्रकार के कुछ भी ले सकते हैं यार, अल्फाबेटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? चर, जिसका मान हमेशा बदलते होते हैं। देखिए अब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि टीचर में जो 50,000 वैकेंसी आए हैं, ठीक है, इस बार जो 50,000 वैकेंसी आए, जरूरी थोड़ी है कि अगला बार 50,000 वैकेंसी आए, फिक्स नहीं है ना। तो मान लीजिए कि वहाँ पे कोई के नाम का वैकेंसी है तो हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई 5 नाम का वैकेंसी है कि हमेशा 5 आइए रहा है, हर साल 5 आइए रहा है, तो 5 नाम का ही बदलेगा नहीं, 5 ही रहेगा। जैसे कि हमारे जो चुनावी प्रक्रिया होते हैं उसमें जो सीट होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि हमारे बिहार में 243 सीट है, ठीक है, विधायकों का, तो वो 243 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 200 अगर 43 है तो 243 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हमारे वैकेंसी है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो जो परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए, संख्या में जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है वो सब क्या होती है? अचर होती है। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, चर और अचर का? उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। देखिए इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ समझना चाहते हैं तो समझ जाइए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा। अगर अभी तक अगर आप कॉपी और कलम नहीं निकाले हैं तो कॉपी कलम भी निकाल लीजिए, ताकि आपको लिखने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कि बहुपद का पहचान क्या होता है। हम लोग क्या जानेंगे कि बहुपद का जो पहचान होता है। अभी तक में हम ये जाना कि बहुत सारा पद होता है, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, लिखिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यही बहुपद है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक का जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं कि जब चर और अचर, मैंने अभी चर और अचर का विस्तार से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो देखिए चर और अचर के बीच जोड़, घटाव, गुणा और भाग से बना व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो जो चर होता है और अचर होता है उसमें जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग का जो संबंध होता है उससे बना व्यंजक हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? इस बात को समझे। चलिए अगर हम आपको कहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो चलिए 1 नंबर पे हम लोग यहाँ बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि चर और अचर का जोड़ करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि एक चर हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, और एक अचर हम लोग मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? ये बीजीय व्यंजक तैयार हो गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि घटाव कह रहा है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक चर है y, और अगर हम घटा देते हैं 3, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक तैयार हो जाएगा। उसके बाद गुणा कह रहा है, तो गुणा भी हम लोग कर लेंगे तीसरा नंबर में। तो मान लीजिए कि एक चर हम लोग ले लेते हैं x, और गुणा में कोई अचर पद ले लेते हैं जैसे कि 4। हालांकि ये क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार देखिए आगे कर रहा है भाग। तो 4 नंबर पे हम क्या करेंगे? भाग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्या है? अचर पद है, ऊपर नीचे भी कोई भी पहले ले सकते हैं, ठीक है। जरूरत नहीं कि पहले चरे आएगा, कोई भी पहले ले सकते हैं। तो एक अचर हो गया और नीचे में हम लोग मान लीजिए कि एक चर ले लिए, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी श्रृंखला जो बनती है इसमें और सारा पद ऐड हो सकता है, तो सब क्या हो जाएगा? आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ समझना है कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए कि जो चर और अचर का जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग के जो संबंध होता है उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि यहाँ पे बहुपद क्या होता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा दिमाग को खोल के समझिए, आपको आसानी से समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? देखिए कहता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, मैंने बीजीय व्यंजक के बारे में अभी जस्ट बताया, यहाँ पे वही बीजीय व्यंजक यहाँ पे जिक्र किया है हमने कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ उसे, ठीक है। हो तो बीजीय व्यंजक क्या कहता है? बीजीय व्यंजक कहते हैं, नहीं बीजीय व्यंजक नहीं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा? बहुपद कहते हैं, ठीक है, बहुपद कहते हैं।
ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक नहीं कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो समझिए बच्चों की पूर्ण संख्या कौन सा संख्या का नाम होता है, इस बात को हम लोग को समझना है ना। चलिए समझते हैं। देखिए पूर्ण संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो 0 से लेके इन्फानाइट तक जाए। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, उसी प्रकार से ये अनंत तक जाएगी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या पूर्ण संख्या में निगेटिव वाली संख्या आएगा, नहीं आएगा। क्या पूर्ण संख्या में फ्रैक्शन वाला यानी कि भिन्न वाला संख्या आएगा, नहीं आएगा। केवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी वही संख्या पूर्ण संख्या आएगी। इस बात को आप ऊपर में नोट करके लिख लीजिए। ऐसे मैं पहले का जो वास्तविक संख्या पढ़ाया था उसमें मैं इस चीज को विस्तार से आपको बताया था, उस वीडियो को भी आप जा करके देखिएगा, आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतना बात क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक को हम लोग समझ गए और बहुपद को क्या समझे हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर का घात होता है एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए क्या इस बहुपद को अगर हम आपको दिखाते हैं, ये जो बीजीय व्यंजक है क्या एक बहुपद बन पाएगा। तो देखिए इसमें जो चर है x है, x का घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 क्या पूर्ण संख्या में आता है, आता है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है क्या एक बहुपद हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ये जो आपका इस बहुपद में जो इस बीजीय व्यंजक में जो आपका चर है, ठीक है, चर का घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये एक देखिए पूर्ण संख्या में आता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका बहुपद है 4x², 4x है सॉरी, तो x का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, ये भी 1 देखिए पूर्ण संख्या में आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका बहुपद में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें चर का घात जो नीचे में 1 है लेकिन ऊपर में करिए क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, तो आपका -1 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x का पावर किसके रूप में दिख रहा है आपको, तो -1 के रूप में दिख रहा है। और -1 क्या एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है। तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। बताइए इतना बात आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो सबसे पहले आप नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए जरा, हम आपको 2 मिनट समय दे देते हैं, जब तक हम भी एनसीईआरटी आगे देख लेते हैं कि आपको आगे क्या है अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन कर लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है बहुपद का घात। ठीक है, क्या पढ़ना है, तो बहुपद का घात, डिग्री के बारे में जानना है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री को और एक शब्द होता है वो पावर होता है। ठीक है, तो बहुपद का घात कहे तब, चाहे डिग्री कहे तब, चाहे पावर कहे तब, बात सेम ही होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पावर। ठीक है, POWER, पावर। ठीक है, तो वही होता है। अब ये होता क्या है, इस चीज को हमको समझना है ना, मेन प्रॉब्लम है समझना। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और बातों को समझेंगे। तो बहुपद का घात हम लोग किसको कहेंगे कि किसी भी बहुपद में, ठीक है याद रखिए, किसी भी बहुपद में जो चर होता है ना, यहाँ पे चूर लिखा गया लेकिन यहाँ पे एरर हो गया थोड़ा सा, चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। बस यही चीज, छोटी सी चीज है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए 1 नंबर पे एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जो चर का अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, अगर हम आपको कहेंगे कि इस बहुपद का बताइए पावर क्या है, पावर क्या है यानी कि डिग्री क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, इस बहुपद का डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार मान लीजिए कि 2 नंबर में हम कोई 2 नंबर पे एक और बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2x² +
2x+1। ठीक है, ये एक बहुपद हमने ले लिया। अब बताइए कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में पावर क्या है। तो अधिकतम x, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन दोनों x में अधिकतम पावर किसका है, 2 का। तो इस बहुपद का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार और समझिए, आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक बहुपद ले लेते हैं हम 3x² प्लस 4x के पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3। ठीक है, ये एक मैंने थोड़ा सा बड़ा बहुपद ले लिया है। और देखिए ये क्या है, बहुपद है। हम आपको कहेंगे कि इस बहुपद का पावर क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि देखिए यहाँ पे जो चर है, चर को आप टिक करिएगा, और चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात 4 है। तो इस बहुपद का पावर जो होगा वो 4 हो जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार एक और आप बताइए कि मान लीजिए 4 नंबर पे एक बहुपद ले लेते हैं हम x² प्लस 2x प्लस 1। बताइए इस बहुपद में जो पावर होगा क्या होगा। तो चर का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो इस बहुपद का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है। उसी प्रकार कुछ हम लोग आपको एग्जाम्पल दिख देते हैं बनाने के लिए। बताइए कि एक नंबर पे हम कोई क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि x² प्लस 4x³ प्लस 3। ठीक है, इसमें इस बहुपद में पावर क्या होगा, यानी कि घात क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, इस बहुपद में पावर क्या होगा। ठीक है, आप बताइए। मान लीजिए कि 2 नंबर पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4x के पावर 3, ठीक है, प्लस 5x² प्लस 2। ठीक है, इस बहुपद में पावर क्या होगा बताइए। मान लीजिए कि एक और बहुपद आपको लिख लेते हैं कि 7x के पावर 6 प्लस 4x के पावर 7 प्लस 4x। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये लिख दिए हैं। ठीक है, इस बहुपद में जो पावर होगा वो क्या होगा बताइए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही पावर होता है। तो इस बहुपद में देखिएगा तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी पर ये 2 का आप आंसर कमेंट में लिखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े चले। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है कि अभी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा है। क्या चीज़ में पढ़ा है, तो डिग्री के बारे में पढ़ा था। अब हमको थोड़ा सा क्या पढ़ना है, रैखिक बहुपद, यानी कि बहुपद का कुछ प्रकार होता है, उसके बारे में आपको कुछ जानना होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो रैखिक बहुपद है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है इस चीज को समझिए आप जरा। कि कहता है कि किसी बहुपद के चर का उच्चतम घात, ठीक है, घात 1 हो, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आपको रैखिक का मतलब क्या होता है, आपका एक। ठीक है, रैखिक मतलब आपका सिंपल होता है एक। ठीक है, अब आप नाम से ही समझ आ रहा होगा कि रैखिक का मतलब एक, तो एक बहुपद। तो अगर एक किसी भी बहुपद का अगर घात, ठीक है, अगर चर का घात अगर 1 होता है तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। इस बात को अच्छी तरह से आप जान लीजिए। अब देखिए रैखिक बहुपद को आपको एक और चीज पूछता है, वो पूछता है व्यापक रूप। अब व्यापक रूप क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे ax प्लस b है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका व्यापक रूप है यही होता है आपका रैखिक बहुपद का। और जो आपका यहाँ पे a दिख रहा है और b दिख रहा है, ये एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इस चीज को जान जाइए। अगर आपको कहेंगे कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, अगर आपके मन में सवाल आता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे a के बराबर में अगर 0 हम लोग कर देंगे तो ये जो x है ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो फिर चर रहेगा ही नहीं। तो फिर हम लोग घात किसको ढूंढेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे चर रहेगा ही नहीं तो हम लोग घात किसका ढूंढेंगे। तो घात ढूंढने के लिए चर होना चाहिए ना, इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे बताइए। और यही व्यापक रूप होता है। और व्यापक रूप कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इस जो व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और a जो है b है एक वास्तविक संख्या है,
और ये जो व्यापक रूप है इससे आप अनेकों रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका ए के जगह पे मैंने क्या बताया कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो एक वास्तविक संख्या ले लीजिए 7। ठीक है, x है तो x रहेगा ही, और यहाँ प्लस में b आपको बताया कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तो b के जगह पे एक वास्तविक संख्या ले लीजिए 3। क्या ये एक रैखिक बहुपद नहीं है? रैखिक बहुपद है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि a के जगह पे हमें कोई भी वास्तविक संख्या लेना है, तो मान लीजिए √3। ठीक है, और x आपको लगाना ही है, और प्लस में b के जगह फिर से आपको कोई भी आपको वास्तविक संख्या लेना है, तो मान लीजिएगा 3। ये भी एक रैखिक बहुपद है। समझ गया बात? हम लोग आगे बढ़े। आगे आपको जो जानना है, ये जानना है आपको द्विघात बहुपद। आपको दी मतलब क्या समझ आ रहा है? 2, और घात मतलब क्या होता है? पावर, और बहुपद में मतलब क्या होता है? बहुपद। तो दो घात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में 2 घात हो, चर का अधिकतम 2 घात हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी उसी चीज को है कि जिस बहुपद में चर का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है आपका यही होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, ठीक है, इसी चीज को आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो a होता है और bc जो होता है ये एक क्या होता है? आपका वास्तविक संख्या होता है, और a ≠ 0 होता है। अब क्यों नहीं होता है मैं आपको जस्ट बताया कि अगर a 0 होगा तो ये x² है से आपको 0 बना देगा। ठीक है, तो फिर हम किसको कहेंगे कि यहाँ पे चर का घात 2 होगा? किसको कहेंगे? चरे नहीं रहेगा स्क्वायर वाला, इसको बचाने के लिए हम लोग 0 कभी नहीं करते हैं को। समझ गए बात? और इस व्यापक रूप से हम अनेकों द्विघात बहुपद लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? तो आपको पता है कि a b c जो है एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या a के जगह पे हम कुछ भी ले लेते हैं जैसे 3 और x² हो जाएगा, और प्लस b के जगह फिर से कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं 2 और x हो जाएगा, और प्लस c के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं मान लीजिए कि 10, तो ये क्या हो जाएगा कि द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया? तो इस चीज को नोट करें। आगे हम लोग द्विघात बहुपद को भी जान जाते हैं और आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखिए द्विघात बहुपद आपको जो 3 है ये क्या होता है? 3 के 3 कहते हैं, और घात मतलब घात पावर समझ रहे हैं, और बहुपद अब इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जिस बहुपद में अधिकतम घात चर का 3 हो उस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी चीज को हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि जिस बहुपद में चर का उच्चतम घात, ठीक है, 3 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बस सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दिया। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपको ax³ + bx² + cx + d होता है। इस चीज को आप जान जाइएगा। और a b c और d जो होता है वो क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है, और a ≠ 0 होता है। क्लियर है? और इस व्यापक रूप से आप अनेकों एग्जाम्पल उठा सकते हैं और बना सकते हैं। किसका? तो द्विघात बहुपद का। किस प्रकार? जिस प्रकार हमने रैखिक का बनाया था, द्विघात का बनाया था, उसी प्रकार इसको बना सकते हैं। कैसे? तो a b c d जो होता है क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो एक जगह पर मान लीजिए कि एक कोई वास्तविक संख्या है तो x³ हो जाएगा, प्लस b की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए मान लीजिए 2x² हो जाएगा, प्लस c की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए 3x हो जाएगा, प्लस d की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए 12। तो ये क्या हो जाएगा? एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं? समझ आया? अब हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग कुछ और समझते हैं, और बहुत ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब चैप्टर को थोड़ा सा पास से और जानते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया
वो बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ाया जो कि आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया हुआ है और आप पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, उसी के कारण तो मैं आपको पूरा पढ़ाया है। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे ये भी, हालांकि आपका जो बहुपद का मान निकलना है ये भी आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया था, लेकिन आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाने के लिए तो तैयार हूँ ना। उसके बाद जो क्लास 10 का भी सिलेबस है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुपद का मान क्या होता है उस चीज़ को समझिए। मैंने आपको बहुपद के बारे में पढ़ाया। मान लीजिए कि एक बहुपद हम लोग ले लेते हैं px नाम का, ठीक है। इसमें एक बहुपद है कि मान लीजिए एक बहुपद है x + 4, ठीक है। ये एक बहुपद है। हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे जो x है, ठीक है, x है, तो x जगह पर मान लीजिए कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि 1। x जगह पर 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद का क्या मान हो जाएगा, अगर x जगह पर 1 रखेंगे प्लस में क्या हो जाएगा 4, तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि px नाम का जो बहुपद था उसमें x का मान हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, 1 पुट कर दिए हैं, तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसी बहुपद में अगर हम x जहाँ पर मान लीजिए कि हम 2 पुट कर देंगे तो बहुपद का मान क्या होगा। देखिए x जहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, और प्लस में क्या है यहाँ पे 4 है, तो देखिए 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि px नाम का जो बहुपद था उस बहुपद में अगर x जहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो जो बहुपद है वो 6 के बराबर हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं किसका, तो बहुपद का मान, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका, कि एक px नाम का एक बहुपद है, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं x - 3, ठीक है। ये एक बहुपद है। अगर हम आपको कहेंगे कि px, एक मिनट, ठीक है, एक जगह पे मैंने कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि 2 अगर हम पुट कर देंगे तो ये बहुपद का मान क्या हो जाएगा। एक जगह पे 2 पुट कर रहे हैं तो 2 - 3 यानी कि -1, यानी कि px नाम का जो बहुपद था इसमें अगर x जगह पे 2 पुट किए हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे जो p x का जो वैल्यू है, x वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा। देखिए तो x जहाँ पे हमें 3 पुट करना है तो 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 3 और माइनस में 3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 0। अब देखिए तो यहीं पे आपको एक चीज़ समझना होता है कि px एक बहुपद था, उस बहुपद में अगर हम x जहाँ पे 3 पुट किए हैं तो बहुपद का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये जो 3 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो शून्यक कहने का मतलब ये है कि जिस बहुपद में x का मान, ठीक है, वह जिस बहुपद में x का मान, ठीक है, x का मान डालने पर जो बहुपद है वो 0 हो जाए तो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो चर का ऐसा मान जो बहुपद में पुट करने पे उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे तो उस मान को क्या कहेंगे, हम लोग बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप इसमें देखिएगा तो इसमें जो px नाम का जो बहुपद था इसमें अगर हम x जगह पे -4 पुट कर देंगे, ठीक है, -4 पुट कर देंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, -4 और प्लस में क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे -4 और +4 कैंसिल, 0 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि px नाम का जो बहुपद था उसमें x यहाँ पे -4 रखने पर बहुपद का मान 0 कर दिया है। तो चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 कर दे उसे क्या कहेंगे, बहुपद का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। अब देखिएगा एक बात और समझिएगा कि ये एक घात वाला बहुपद था, ये एक घात वाला बहुपद था। तो देखिए इस बहुपद में कोई भी मान डालिए आपको 0 नहीं करेगा, सिर्फ -4 डालिएगा तभी 0 करेगा। यानी कि जितना घात रहेगा उतना ही आपका क्या निकलेगा, बहुपद निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो px नाम का जो बहुपद है इसमें चर का घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसमें भी जो शून्यक निकलेगा 1 ही निकलेगा। अगर आप x जगह पर 3 पुट करते हैं तभी जाकर शून्यक निकलेगा, ना तो अगर आप x जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा वो शून्य नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरा साफ साफ यही है कि शून्यक जो होता है जितना बहुपद में घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है।
समझ गए। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा, स्टार बना के आप लिख लीजिए, ठीक है, कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होता है उस बहुपद का शून्यक भी उतना ही होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। आगे जो हम लोग को पढ़ना है, अब थोड़ा सा हम लोग क्लास 10 के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही बेसिक था, ठीक है, उसका कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था क्लास 10 में, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद को हमको पढ़ना है। किसको? तो रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। अब ये क्या होता है भाई? अगर मैं आपको बात करता हूँ बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक, तो शून्यक के बारे में मैं अभी बताया। शून्यक क्या होता है कि बहुपद में चर का वैसे मान जो बहुपद को जीरो बना दे उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग बहुपद ले लेते हैं px नाम का, ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए कि 2x + 3 ये एक बहुपद है, ठीक है। इसमें हम चर का क्या मान डालेंगे, चर का क्या मान डालेंगे कि ये बहुपद जीरो हो जाए। इसके लिए अभी आपको कंफ्यूज आ जाइएगा कि यहाँ पे 2x है, क्या डालेंगे कि जीरो होगा। तो इसके लिए देखिए आप ये px नाम का जो बहुपद है, तो px को अगर हम जीरो के इक्वल टू कर देंगे, px नाम का जो बहुपद है ना, इस px नाम के बहुपद को अगर जीरो के इक्वल टू कर देंगे तो मेरा शून्य का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए ये px नाम का बहुपद यही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2x + 3 करेंगे और इक्वल टू में क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो मेरा शून्य निकल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे x का मान रखना है, सिर्फ हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इधर -3 होगा और इधर क्या हो जाएगा, x = आपका -3/2 हो जाएगा। अब देखिए x के जगह पे यहाँ पे आप -3/2 पुट कर दीजिए, ये जीरो बना देगा। तो देखिए अगर हम आपको पुट करके बताए तो यहाँ क्या है, 2 गुने क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 3, आपको 100% जीरो कर देगा। कैसे? तो ये कैंसिल होगा और -3 और +3 क्या हो जाएगा, ये जीरो बना देगा, ठीक है। तो किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उसके इक्वल टू में जीरो पुट करके हम बहुपद का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रैखिक बहुपद का। आगे चल के जब द्विघात बहुपद का हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हमको उसका गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंडन भी आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप बात आता है ज्यामितीय अर्थ का। किसका? ज्यामितीय अर्थ का। तो ज्यामितीय अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यही एक बहुपद था, ठीक है, यही क्या था, बहुपद था। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पुट करना चाहेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये जो एक लाइन होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स डैश। तो इधर जो होता है ये पॉजिटिव होता है और इधर जो होता है आपका निगेटिव होता है। ऊपर में फिर देखिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं वाई और नीचे में कहते हैं वाई डैश, ठीक है। तो वाई अक्ष वाली लाइन होता है, एक एक्स अक्ष वाला लाइन होता है, ठीक है। एक तरफ जो एक्स होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो आपके बाएं ओर होता है, ठीक है, बाएं ओर होता है उसको आप क्या कहते हैं, आप निगेटिव वाला कहते हैं। ऊपर में जो होता है y उसको पॉजिटिव कहते हैं, नीचे में जो होता है एक y उसको हम लोग निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मान होगा पॉजिटिव में, इसका मान निगेटिव में, इसका पॉजिटिव में और इसका निगेटिव में। अब देखिए इस बहुपद का हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। इस बहुपद का हम लोग कुछ मान लेंगे। तो मान लीजिए इस बहुपद को आप y मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। तो सपोज मानिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस खाली जगह में हम लोग इसको y मान लेते हैं। y = क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके साथ हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक में x का वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे और यहाँ पे जो y = है 2x + 3 मुझे कुछ वैल्यू देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक जगह हम एक जगह पे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा
और यहाँ पे 3, यानी कि 1 मेरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम एक जगह पर 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 1 5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो एक पॉइंट निकला, ठीक है, इस पॉइंट क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा, माइनस का 1 और 1। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो पहला होता है वो x अक्ष के लिए होता है और दूसरा जो नंबर होता है वो y अक्ष के लिए होता है। इसको हम लोग विस्तार से आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आप बस इतना समझ जाइए, अगर 9th में पढ़े हैं तो समझ रहे होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो इस बात को समझिए कि जो पहले होता है वो x अक्ष के लिए होता है, जो दूसरा होता है वो y अक्ष के लिए होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका एक बिंदु बनाना पड़ेगा हमें। तो मान लीजिए कि -1 कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ जो +1 कह रहा है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक पॉइंट बनेगा और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ये भी एक लाइन आएगा और ये भी एक लाइन आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 कह रहा है, एक फिर से एक पॉइंट आ जाएगा 1,5। इसमें भी जो पहला वाला होगा क्या होगा, x वाला होगा, तो x प्लस में इधर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ होगा कहीं, यहाँ होगा कहीं। ठीक है, और प्लस में 5 जा रहा है, मान लीजिए 5 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगा। ठीक है, वहाँ पे एक वैल्यू आएगा। अब देखिएगा आपको, तो देखिए जरा, आपका जो शून्यक है इधर है, अब इसको मिलाइएगा, कैसे, इसको इस प्रकार से मिलाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपको, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई 2 रहेगा होगा तो 1 और 2 के बीच में आपका ये लाइन x अक्ष पे कर रहा है। ठीक है, तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब यही होता है। ठीक है, सपोज कटेगा नहीं, लेकिन मेरे पास फिगर सही नहीं है तो कट रहा है, लेकिन ये जब भी कटेगा ना, इसका ग्राफ जब भी कटेगा ना, तो 1 और 2 यानी कि -1 और -2 के बीच में ही कटेगा, क्योंकि इसका जो शून्य का मान है ना, तो शून्य का मान कितना है, -3/2 है, तो -3/2 का अगर आप इसको सही से डिवाइड करिएगा तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए जिस पॉइंट पे x अक्ष पे जिस पॉइंट पे कटेगा वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग आगे से पढ़ेंगे और आपको यहीं से पता चलेगा कि x अक्ष पे जितना कट होगा, ठीक है, आपका ग्राफ का, ठीक है, लाइन का, अंडरलाइन का ग्राफ का x अक्ष पे जितना कट होगा, उस ग्राफ में जिस भी बहुपद का अगर वो ग्राफ रहेगा उस बहुपद में उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, तो आपसे पूछता है किस प्रकार से, तो हम लोग आगे देखेंगे जब प्रश्नावली करेंगे तब। अभी यहाँ पे समझिए, प्रश्नावली जो आपका है मैं आपको बताता हूँ आपके बुक में से खुद निकाल के कि आपका जो प्रश्नावली है किस प्रकार से। तो मैं अभी जो आपको बताया है वो प्रश्नावली से देखिए, पहला नंबर जो सवाल आपके है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें आपका x अक्ष, x डैश, y अक्ष और y डैश हो गया। इसमें आपको y अक्ष पे सिर्फ एक बार काटा है। मैं आपको बताया कि x अक्ष वाली लाइन पे जितना बार कटेगा उतना ही इस बहुपद का शून्य होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 जो आपके बुक में दिया हुआ है 2.10 दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताइए। तो शून्य की संख्या अगर पूछेगा अगर किसी भी बहुपद का ग्राफ से, ठीक है, तो जिस बहुपद में जिस ग्राफ में x के लाइन जितना बार कटे रहेगा उतना ही उस बहुपद का शून्य की संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे x पे एक भी नहीं काटा है तो इसमें शून्य की संख्या 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य की संख्या 0 होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको काटा है। ठीक है, इस प्रकार से काटा है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो x वाले लाइन को एक बार काटा है तो इस जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसमें शून्य की संख्या 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को क्या कहा है, इस प्रकार से कुछ काटा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से काटा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो x अक्ष पे पहला काटा, दूसरा काटा और तीसरा काटा, तो जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसमें शून्य की संख्या 3 होगा। ठीक है, शून्य को संख्या 3 होगा। उसी प्रकार से आप
चौथा और पांचवा और छठा का आंसर आप कमेंट में बताइए कि चौथा का जो आंसर होगा यानी कि ये कितने शून्यक होगा इसमें आप बताइए, और पांचवा का बताइए कितना शून्यक होगा, और छठा का बताइए कितना शून्यक होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से जो आपका था प्रश्नावली 2.1 ये क्लियर हो चुका है, और इसके पीछे जितना भी आपका, ठीक है, आपका थ्योरी था वो सब मैंने आपको एक एक करके पढ़ा दिया। तो बताइए ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ उतना में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी काम करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग बहुपद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, पूरा बेसिक पढ़ा है, जो आपके 9th में था उस चीज़ को पढ़ा है। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग का जो मेन सिलेबस होगा वो अगले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होगा, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आगे हम लोग प्रश्नावली 2.2 2.3 करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा चीज़ें विजुअलाइज हो और कल्पना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात पूरा समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।